हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स। आज जो अपन नया सेशन लेके आए हैं, इस सेशन के अंदर अपन जो लास्ट ईयर का पेपर है एनसीईआरटी सॉरी नीट 2019 का जो पेपर है, उस पेपर में आए हुए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान रहे, मैंने पहले भी कहा कि जो नीट के अंदर पेपर सिलेक्ट हो रहा है, बन रहा है, वो पेपर एनसीईआरटी बुक से ही बन रहा है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जितना ज्यादा हो सके आप एनसीईआरटी बुक्स को फोकस करें, एनसीईआरटी बुक्स को रीड करें और एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आप एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार हो सके उनको बार बार रिवाइज करते रहें। क्योंकि जो एनसीईआरटी के 14 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं, केवल ऑर्गेनिक या मैं कह दूं कि एनसीईआरटी के जो दोनों सेकंड पार्ट है, 11 का सेकंड पार्ट और 12 का सेकंड पार्ट, अगर मैं उन दोनों पार्ट की बात करूं तो उन दोनों पार्ट में ऑर्गेनिक के मैंने टोटल 14 क्वेश्चन यहाँ सेलेक्ट किए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन अपने एग्जाम में आ रहे हैं वो सारे के सारे एनसीईआरटी बुक से आ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप एनसीईआरटी को अगर बार बार फोकस कर रहे हैं, एनसीईआरटी को अगर बार बार रिवाइज कर रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा। लास्ट ईयर के पेपर्स देखिए, लास्ट ईयर के पेपर्स में ऑर्गेनिक सारी रिएक्शन डिट्टो एनसीईआरटी बुक से उठाई हुई है। ठीक है, और जो मैंने वॉल्यूम जो लेक्चर्स मैंने सारे दिए हैं और जो दे रहा हूं, वो सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं। जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारे जब एनसीईआरटी के आ रहे हैं तो अपन परेशान क्यों हो रहे हैं। मैक्सिमम बच्चे अभी जो नोट्स हैं और जो मैटर इनके पास पड़ा है, उस मैटर के पीछे वो पड़े हुए हैं। मैं कह रहा हूं कि उस मैटर के कंपेयर में अगर आप एक दो बार अगर एनसीईआरटी को अगर रीड करेंगे, लर्न करेंगे प्रॉपर्ली, आप स्टडी करेंगे, तो आपके मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होंगे ऑर्गेनिक के, वो यहाँ से एनसीईआरटी से कवर होंगे। आई बात समझ में। फिजिकल केमिस्ट्री भी आप फोकस कीजिए। फिजिकल केमिस्ट्री में ये नहीं कहूंगा कि फिजिकल केमिस्ट्री में आप एनसीईआरटी देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री में आप एनसीईआरटी के साथ साथ आपके जो कोचिंग्स के नोट्स हैं, आपके जो कोचिंग्स के फॉर्मूला लिखाए हुए हैं, उनके जो कंसेप्ट लिखाए हुए हैं, उनको मैक्सिमम आप अप्लाई करें। लेकिन ऑर्गेनिक के अंदर आप जितना ज्यादा हो सके अगर आप एनसीईआरटी को फोकस करेंगे तो आपके मार्क्स उतने ही ज्यादा इंप्रूव होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके सामने मैं लिख रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ और क्वेश्चन दिए, मैंने एनसीईआरटी के बारे में ही बताया और एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही मैं आपको लास्ट में जो आए हुए क्वेश्चन है उनके बारे में आपको बता रहा हूं। देखो, जो पहला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था क्यूमीन, और क्यूमीन का इन्होंने क्या करवाया, ऑक्सीडेशन करवाया और ए बना, और फिर उस ए से इन्होंने क्या करवाया, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करवाया और अपने पास क्या बन गया, फिनोल प्लस एसीटोन बन गया। ये फिनोल के प्रिपरेशन मेथड का क्वेश्चन है। आई बात समझ। सेकंड क्वेश्चन, जिसमें थैलिक एसिड को जब अमोनिया के साथ ट्रीट करवाया जाता है और स्ट्रॉन्ग हीटिंग करवाई जाती है तो थैलीइमाइड का फॉर्मेशन होता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है एआरएसई यानी एरोमेटिक इलेक्ट्रोलिक सब्स्टिट्यूशन कौन सा कंपाउंड है जो इनमें से शो करेगा, इसका क्वेश्चन इन्होंने उठाया है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं N2Cl की CuCl2 से, अगर आप मेरा वीडियो देख चुके हैं बेंजीन डाइजीन क्लोराइड का, जिसमें मैंने एक चार्ट बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि केवल कपलिंग रिएक्शन के अंदर ARSE हो रही थी, जबकि जो सैंडमैन रिएक्शन थी, गाटरमान जो रिएक्शन थी, उनके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही थी। उसमें भी मैंने लिखा था ARSN1 मैकेनिज्म। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कौन सी है, ये है ARSE, ये कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये कौन सी है, सब्स्टिट्यूशन। तो केवल और केवल यहां जो रिएक्शन है वो कौन सी है, ARSE है। देखो, यहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो केवल एक ही ऑप्शन बच रहा है जहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे रहा है, वो है बेंजीन। चौथा क्वेश्चन है वो आया बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का, यानी आपको ये पूछा था नायलॉन 2 नायलॉन 6 के बारे में ऑप्शन था, उसमें ये पूछा गया था कि निम्न में से यानी इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स व्हिच वन इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो आपको बताना था केवल दो पॉलीमर है जो बायोडिग्रेडेबल है अपने एनसीईआरटी में, एक नायलॉन 2 नायलॉन 6 और एक PHBB। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वाला, उसमें पूछा है कि कोई एल्कीन है जिसका ओजोनलाइसिस कराया गया और फर्दर उसका हाइड्रोलाइसिस कराया गया जिंक की प्रेजेंस में, तो प्रोपेनॉन प्लस इथेनॉल मिला। यानी अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो ये प्रोपेनॉल प्लस ये मेरे पास इथेनॉल मिल गया। और आप जानते हो जब आप इस कंपाउंड को इस तरह से अरेंज करोगे
तो ये कंपाउंड एक एल्कीन का फॉर्मेशन कर रहा है। यानी मेरे को ये पता चल गया कि इसका इनिशियल जो रिएक्टेंट है एल्कीन, जो एल्कीन है वो कौन सी एल्कीन है, ये एल्कीन है, जिसका जब मैंने ओजोनाइसिस करवाया और ओजोनाइसिस करवाने से जो प्रोडक्ट मिला वो ये मिला। ठीक है स्टूडेंट, तो अब पता चल गया कि वो एल्कीन कौन सी है और आपको ये बताना था कि वो एल्कीन कौन सी है, बस इतना सा बताना था कि वो ए सबस्ट्रेट क्या होगा इन द फॉलोइंग ऑप्शंस। ठीक है, उसमें एक और क्वेश्चन ऐड करेगा था उसी एल्कीन की, इसने कहा कि जब HCl से रिएक्शन करवाई जाएगी तो एक बी कंपाउंड बनेगा जो कि स्टेबल मेजर कंपाउंड होगा। तो अगर आप चाहो तो यहाँ से देख सकते हैं कि जब मैं इसकी HCl से रिएक्शन कराऊंगा तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ से आएगा, ये उठेगा, ये पाई बॉन्ड उठेगा तो यहाँ क्या उठेगा, H2 जुड़ जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, Cl जुड़ जाएगा, ये अपने पास प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसने ये कहा कि मैंने कोई एल्काइन ले ली और एल्काइन से एक सिस प्रोडक्ट बना रहा हूं। और अगर आपको पता हो तो मैंने रिडक्शन का जो टॉपिक लिया था उसमें मैंने बताया था स्पेशली कि रिडक्शन के अंदर कौन सा एल्काइन है जो रिड्यूस होकर के सिस एल्किन दे रहा है और कौन सा एल्काइन है जो रिडक्शन होकर के ट्रांस एल्किन दे रहा है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर लिंडलार कैटलिस्ट अपन यूज करते हैं, लिंडलार कैटलिस्ट, तो वो देता है सिस एल्किन, और अगर मैं बर्स रिडक्शन यूज करूंगा मेटल के साथ में लिक्विड अमोनिया यूज करूंगा तो वो क्या देता है, ट्रांस एल्किन। अगर लिंडलार कैटलिस्ट ना हो और अगर आपको डाइस आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे दे तो ध्यान रखना ये भी एल्काइंस को सिस एल्किन में कन्वर्ट करता है। चलिए आगे चलते हैं। फिर पूछा इन्होंने नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। अब देखो एमिनो एसिड्स अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी जो अपनी बुक है एमिनो एसिड के अंदर उसमें टोटल एमिनो एसिड कितने अपने पास 20 है, जिसमें से 10 इसेंशियल है और 10 नॉन इसेंशियल। यानी जो ऑलरेडी अगर बॉडी में बन रहे हैं तो नॉन इसेंशियल हो गए, और जो अपने को बाहर के जो एक्शन सोर्स से लेने पड़ रहे हैं वो अपने पास कौन से हो गए, इसेंशियल हो गए। और इसेंशियल को याद करने का तरीका था टीबी मिल पाथ के नाम से। इस तरीके से आप इस एमिनो एसिड्स को याद कर सकते हो कि कौन सा इसेंशियल है कौन सा नॉन इसेंशियल है। ठीक, यहाँ पर अपने पास जो टीबी मिल पाथ में से जो आपको डबल टी दिख रहा है इसको देख लीजिए। 2 टी का मतलब क्या है, ट्रिप्टोफैन और थ्रियोनिन है। एम से क्या है, मिथ्योनिन है। आई से आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन और फिनाइल एनिलीन और आर्जिनिन और हिस्टिडीन। तो इस तरह से ये जो 10 एमिनो एसिड लिखे वो कौन से इसेंशियल है, तो जो बचे हुए हैं वो कौन से हो जाएंगे, नॉन इसेंशियल। और उसमें आप 10 जो 10 एमिनो एसिड्स हैं वो इसेंशियल है, तो जो रिमेनिंग होगी उसमें से ऑप्शन छाटना था और क्लियर करना था उस क्वेश्चन को। चलिए आगे था अपने पास स्पेक्ट्रम के बारे में, नैरो स्पेक्ट्रम के बारे में। देखो ये जो क्वेश्चन आया है वो बायोमोलिक्यूल से था, ये 11th क्लास की प्रिपरेशन ऑफ एल्किन कह सकते हैं या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखें तो ये केमिस्ट्री में एवरेला का क्वेश्चन है जिसमें स्पेक्ट्रम के बारे में बात किया गया है। स्पेक्ट्रम में अगर बात करूं तो मैं ये जो टॉपिक आता है वो एंटीबायोटिक के अंदर आता है। एंटीबायोटिक 2 तरह के होते हैं, एक बैक्टीरियोसिडल और बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोसिडल को मैंने तरीका से याद करने के तरीका बताया था, उसमें आपको याद रखना कि जो बैक्टीरियोसिडल है वो किलिंग इफेक्ट शो करता है और जो बैक्टीरियोस्टैटिक है वो इनहिबिटरी इफेक्ट शो करता है। सिडल जो होते हैं वो 3 होते हैं, पाओ से याद करने का तरीका बताया था, एक पेनिसिलिन, एमिनो ग्लाइकोसिड्स और ऑफ्लॉक्सिसिन। और जो बैक्टीरियोस्टैटिक है उसको याद करने का तरीका था ईटीसी, उसमें बताया था मैंने इथ्रोमाइसिन, T4 टेट्रासाइक्लिन और C4 क्लोरामफेनिकोल। ठीक है, इसके बाद में मैंने बात की स्पेक्ट्रम के अंदर, तो स्पेक्ट्रम भी अपने पास 3 तरह के थे, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम था, एक नैरो स्पेक्ट्रम था, एक लिमिटेड स्पेक्ट्रम था। तो लिमिटेड का कोई एग्जांपल ही नहीं है, और जो नैरो स्पेक्ट्रम है केवल उसमें एक एग्जांपल था, वो था पेनिसिलिन जी का। और बस बचा हुआ जो था वो अपने पास कौन से थे, सारे के सारे, जैसे ऑफ्लॉक्सिसिन ले लो, एम्प्लिसिलिन ले लो, एमोक्सिलिन ले लो और क्लोरामफेनिकोल ले लो। ठीक है, ऐसे स्पेक्ट्रम के एग्जांपल है। तो नैरो स्पेक्ट्रम का केवल एक एग्जांपल था, वो था पेनिसिलिन। और इस पेनिसिलिन के जो 2 डेरिवेटिव हैं एम्पिसिलिन और एमोक्सिलिन, वो दोनों को दोनों क्या शो करते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम शो करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था अपने पास क्वेश्चन नंबर 8, वो कहां से था, अपने पास केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ से था। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेटेड इन द फॉलोइंग। यानी आपके पास में ये 4 कंपाउंड है, H2O, मिथेनॉल, ईथर और फिनोल। इनमें से ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट किसको प्रोटोनेट करने में लगेगा, यानी कौन सा होगा जो बहुत ही डिफिकल्टली से ये प्रोटॉन का एक्सेप्ट करेगा। तो ध्यान से देखिए, ये कंपाउंड आप देख रहे होंगे फिनोल, ये क्या है, एसिडिक है। फिनोल क्या है, एसिडिक है। और अपन जानते हैं, अगर आपको याद हो तो एक तरीका होता है इसको याद करने का कि फॉर्मिक एसिड, एक पैटर्न है इसको सॉल्व करने का,
फॉर्मिक एसिड, फिर अपने पास आता है बेंजोइक एसिड, फिर अपने पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर अपने पास आता है फिनोल, फिर अपने पास आता है मिथेनॉल, फिर आता है अपने पास एस्टो और फिर इसके बाद में आता है कोई सा भी एल्कोहल और ईथर बहुत लास्ट में। तो जाहिर सी बात है जो मोस्ट एसिडिक होगा तो वो तो खुद एसिड रिलीज करने की टेंडेंसी रखेगा, तो जाहिर सी बात है उसका प्रोटोनेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो यहां से क्वेश्चन सीधा सीधा उठ गया था ये, जिसमें आपको टिक लगाना था फिनोल था जिसका प्रोटोनेशन पॉसिबल नहीं है। इसके बाद की जो क्वेश्चन है 11 है वो है नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, यानी आपको क्वेश्चन दे रखा था कि जो क्वेश्चन था उसमें दिया कि विच वन इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस इन द फॉलोइंग। ठीक है, तो उसमें नाम दे रखा था नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन। तो ध्यान रखना ये नाइट्रस ऑक्साइड, CH4, ओजोन, वाटर वेपर, CFSCs ये सारे क्या थे अपने पास ग्रीन हाउस गैसेस थी, केवल किसको छोड़ करके SO2 को छोड़ करके। यही क्वेश्चन अगर मैं 13 की बात करूं तो ये कह रहा है कि यूज टू रिमूव ए टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी वाटर की हार्डनेस जो टेम्पररी है उसको रिमूव करने के मेथड कौन कौन से हैं। तो जनरली अगर अपन एनसीईआरटी की बात करें तो हाइड्रोजन वाला चैप्टर था, देखो ये भी हाइड्रोजन के चैप्टर से क्वेश्चन आ गया है, सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, ऐसे कुछ भी नहीं है कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जा रहा ऑर्गेनिक का, तो वहीं पर ज्यादा फोकस क्यों नहीं किया जाए अपना, तो मैक्सिमम अपन यही करें कि ज्यादा से ज्यादा अपन एनसीईआरटी को फोकस करें। देखिए हार्डनेस की बात करें तो हार्डनेस की बात करें तो मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड की वजह से हार्डनेस होती है। उसमें से भी अगर बात करें तो दो तरह की हार्डनेस थी, एक टेम्पररी और एक परमानेंट। टेम्पररी के दो मेथड थे जिससे अपन रिमूव कर सकते हैं टेम्पररी हार्डनेस के, वो एक था बॉइलिंग मेथड और दूसरा था क्लार्क मेथड। इसके अलावा अगर मैं परमानेंट की बात करूं तो वैसे आंसर इसी में था, क्लार्क मेथड का क्वेश्चन पूछा, बताइए कि कैल्विन दे रखा था, क्लार्क दे रखा था, एक आयन एक्सचेंज दे रखा था और एक परमिटेड या जिसको जियोलाइट प्रोसेस होती है उसको दे रखा था, तो उसमें से एक था क्लार्क मेथड, जिसके बेसिस पे आंसर क्लिक करना था। ठीक है, अगर मैं परमानेंट हार्डनेस की बात करूं तो उसको रिमूव करने के कौन कौन से तरीके हैं। सबसे पहले जो तरीका है वो वॉशिंग सोडा के साथ ट्रीट करके कर सकते हैं। दूसरा है केल्विन, केल्विन का फॉर्मूला याद रखना आपको, ये पूछ सकते हैं Na6P6O18, ये अपने केल्विन का फॉर्मूला होता है। तो पहला मेथड हो गया वॉशिंग सोडा के साथ ट्रीट करके, दूसरा हो गया केल्विन के साथ ट्रीट करके, केल्विन मेथड के साथ में। तीसरा जो मेथड है वो है परमिटेड या जियोलाइट प्रोसेस, चौथा है वो है रेसिन मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड। तो इनके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट 14 वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको स्ट्रक्चर डिटरमाइन देखनी थी, स्ट्रक्चर कौन सी करेक्ट है किसकी, ट्राइब्रोमो ओक्टा ऑक्साइड्स। यानी ये क्वेश्चन इस तरह से था कि आपको ये बताना था कि एक्चुअल में इसकी स्ट्रक्चर कौन सी सही है, ये देख के आपको बताना था। तो ये स्ट्रक्चर थी। अब आपके लिए याद रखना है, अच्छा इस क्वेश्चन की बात करूं तो देखो 2016 आईआईटी के जो आईआईटी का एग्जाम लगता है जेम्स जेई मेंस के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसकी स्ट्रक्चर पूछ करके इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी थी। तो आपको याद रखना है कि ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, एनसीईआरटी बुक से आ रहे हैं। तो मैं फिर आपको यही सलाह दूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप मैक्सिमम जितना मैक्सिमम हो सके आप एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपको एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार आप पढ़ करके उनको लर्न कर सके, समझ सके, और जो चीजें आपको लगता है कि भूल सकते हैं उन चीजों को आप नोट कर लीजिए, उन लाइंस को आप नोट कर लीजिए, ताकि जब एग्जाम से पहले आप एक बार उसको क्या कर सकें, रिवाइज कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो आज का सेशन था उस सेशन में मेरे को समझाने का पर्पज जो था, अपने इस पेपर को लाने का जो पर्पज था वो ये था कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करें, एनसीईआरटी को रीड करें, एनसीईआरटी को स्टडी करें। तो जो बच्चे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एआर केमिस्ट्री नाम से मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो नए लेक्चर वीडियोस मैं डालूंगा वो आपको उनकी नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसा कि मैंने कहा कि आपको जितने भी वीडियोस होंगे वो धीरे धीरे अवेलेबल होते जाएंगे, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप मेरे वीडियो लेक्चर को देखिए। मैं एनसीईआरटी के जितने टॉपिक्स होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, वो सारे के सारे मैं यहाँ कवर कराता चलूंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।